हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का हमको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? तो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, है ना, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग या द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। ठीक है, इस चीज के बारे में सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, है ना, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने सबसे पहले बताया था, 1820 में बताया था। ठीक है, इन्होंने 1820 में, यानी हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया था, सबसे पहले 1820 में बताया था। ठीक है, ये जो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड थे आपके, ये एक डैनिश फिजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने बताया था कि भाई अगर एक, मतलब सिंपल तरीके से अगर बोला जाए कि एक करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी एक कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। इस चीज के बारे में उन्होंने बताया था। यानी कब बताया था? तो 1820 में बताया था। और क्यों, किसने बताया था? तो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने बताया था। देखिए, एक हमने शब्द बोला, क्यों बताया था। तो देखिए, कोई भी चीज होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है फिजिक्स में कोई भी रिजल्ट दिया जाता है या कोई भी स्टेटमेंट बोला जाता है, तो उसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट छिपा होता है। तो यहाँ भी, यानी जो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट करा था, है ना, जो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड थे, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको हम लोग ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, है ना। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जो है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली था क्या। ठीक है, देखिए, तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा था? उन्होंने एक वायर लिया था, है ना, उन्होंने क्या करा था? एक वायर लिया था। ठीक है, और उस वायर को उन्होंने डीसी सोर्स से करंट कर दिया था। डीसी सोर्स का मतलब ये है कि उन्होंने उस वायर को, सपोज हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वायर है और इस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। डीसी डीसी स्टैंड फॉर बैटरी के हम लोग यहाँ पे मान लो कि बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया था? एक निडल को प्लेस कर दिया था, है ना, इसके ऊपर उन्होंने निडल को प्लेस कर दिया था। तो जैसे ही इस करंट से, मान लो ये स्विच हो गया आपका, है ना, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करा जाता है ना, जैसे इससे करंट पास करना स्टार्ट करता है, यानी जो भी आपका कंडक्टर है, जैसे इससे क्या होता है, करंट पास करना स्टार्ट करता है, तो ये जो निडल है ना आपका, निडल में डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है ना, जो निडल में जो डिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जैसे ज्यादा करंट अगर फ्लो कराया जाने लगा, यानी जो करंट था इसकी जो इंटेंसिटी है इसको बढ़ाया जाने लगा, यानी जो करंट है, ज्यादा करंट पास कराया जाने लगा, तो जो डिफ्लेक्शन का जो स्ट्रेंथ था, यानी जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो डिफ्लेक्शन ज्यादा होने लगा। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन था वो डिफ्लेक्शन आपका बढ़ गया, यानी हमने करंट बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया था। जैसे करंट को बंद करा गया, यानी जैसे स्विच जो था इसको ऑफ किया गया, यानी जैसे स्विच ऑफ हुआ तो आपका जो डिफ्लेक्शन है वो बंद हो गया, यानी डिफ्लेक्शन होना बंद हो गया, डिफ्लेक्शन होना रुक गया। और ओके, अच्छा, फिर से क्या करा गया? फिर से करंट पास कराया जाने लगा, यानी जैसे स्विच ऑन कराया गया फिर से इसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये जो इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। और इस चीज के बारे में हमने आपको बताया कि हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने बताया था, 1820 में बताया था, और जो कि एक डच फिजिस्ट थे, उन्होंने बताया था इस चीज के बारे में, और एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था कि भाई अगर हम लोग करंट पास करेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा, ज्यादा करंट पास करेंगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। करंट अगर हम रोक देंगे, यानी अगर हम जैसे स्विच ऑफ कर देंगे तो डिफ्लेक्शन आपका रुक जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। एक इसमें और था कि अगर हम लोग जो करंट का जो डायरेक्शन है, यानी जो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है, अगर उसको रिवर्स करते हैं, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अगर उसको क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं, तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है वो भी आपका रिवर्स हो जाता है। यानी अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ जो करंट हमारा है, यानी अगर मान लो कि डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ भी है आपका, मैंने रिवर्स कर दिया हमने, है ना, हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। यानी जैसे अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करा जाता है तो जो आपका डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जा रहा है? रिवर्स हो जा रहा है। तो इस चीज को भी देखा गया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था।
तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये निकला कि भाई अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकल के आया। अच्छा, अब एक यहाँ पे एक और इसके बाद जो है इसका डायरेक्शन पता करने के लिए कि भाई कौन सा डायरेक्शन है, यानी डिफ्लेक्शन हो रहा है तो किधर हो रहा है, या डायरेक्शन ऑफ करंट से डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन का क्या मतलब रिलेशनशिप है, तो इसको समझाने के लिए एंड्रे मेरी एम्पियर ने एक रूल दिया था, जिसको हम लोग एम्पियर स्विमिंग रूल के नाम से जानते हैं ना, जिसको हम लोग जो है एम्पियर स्विमिंग रूल के नाम से जानते हैं। और एम्पियर स्विमिंग रूल को अगर समराइज करा जाए तो क्या है आपका, ठीक है, एम्पियर स्विमिंग रूल को अगर समराइज करा जाए तो सिंपल सा है, स्नो, SNOW, एक सिंपल सा तरीका है स्नो। यानी अगर करेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है तो आपका जो डिफ्लेक्शन है वो वेस्ट की तरफ होगा, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो नोज, है ना, नोज। यानी अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो जो डिफ्लेक्शन होगा आपका वो ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई, थोड़ी सी हमने बात कर लिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में क्या होता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि भाई कोई भी करंट कैरिंग वायर, यानी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और इस चीज को किसने बताया, 1820 में बताया। किसने बताया, तो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने बताया। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करा जिसको हम लोग ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ये तो बात हो गई, लेकिन वास्तविकता अगर देखो आप ध्यान से, तो बुक्स में लिखे रहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, एक इटालियन जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने 1802 में ऑलरेडी इस चीज के बारे में बता दिया था। यानी जो 1820 में जो एक्सपेरिमेंट करा गया था, जो ओरस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट करा, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, है ना, यानी जो ओरस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट करा, जो जिसको हम लोग आज के डेट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट को, तो इस एक्सपेरिमेंट को 1802 में ऑलरेडी एक इटालियन जर्नलिस्ट, यहाँ पे हमने जूरिस्ट लिखा हुआ है, वही होता है जर्नलिस्ट यहाँ पे, तो उन्होंने 1802 में इस चीज के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। उन्होंने, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था जीएन डोमेनिको कॉम्नोग्सी, उनका ये नाम था। ठीक है, उन्होंने एक अपना जो अपना पेपर था, उस पेपर में उन्होंने इस चीज के बारे में जिक्र करा था कि भाई ऐसा होता है, यानी एक कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके आसपास जो होता है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, अच्छा, और वो जो पेपर था उसका नाम अगर देखा जाए तो उसका नाम था गैजेटे डी टोरेंटियो, है ना, अगर उसका नाम देखा जाए तो उसका नाम था गैजेटे डी टोरेंसियो, उसका नाम था उस पेपर का। तो 1802 में उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था, यानी किसने बता दिया था, ज्ञान डोमेनिको कॉम्नोगिसी ने ऑलरेडी क्या कर दिया था, बता दिया था कि भाई ऐसा होता है, यानी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, ये इस चीज को उन्होंने बता दिया था ऑलरेडी। तो अब लेकिन हम लोग किसके नाम से जानते हैं, हम लोग ओरस्टेड के नाम से जानते हैं कि भाई इन्होंने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट करा, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। 1802 में इटली के जो फिजिस्ट थे, नॉट फिजिस्ट बोल सकते, उनको जर्नलिस्ट जो थे, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज के बारे में बता रखा था। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। हम लोग जो आज का जो हमने टॉपिक चुना हुआ है, दैट इज क्या है हमारा टॉपिक आज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। अब बात आती है कि भाई हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ना है, लेकिन हमने आपको ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया, और हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है उसको हमने समझा दिया। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक था, वो हम लोग थोड़ा लॉजिक को समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए एक वर्ड होता है जिसका हमेशा आपको ये वर्ड मिलेगा, वर्ड आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटेंस है, सेंटेंस ये है, दैट इज नेचर्स लव सिमेट्री, है ना। जो सेंटेंस है आपका, इसका मतलब वो सेंटेंस है दैट इज नेचर लव सिमेट्री, यानी नेचर को सिमेट्री पसंद है ना, नेचर्स लव सिमेट्री। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है, अगर मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है कि अभी देखा गया कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट से, है ना, इलेक्ट्रिक करंट से क्या प्रोड्यूस करा गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको प्रोड्यूस करा गया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया गया, प्रोड्यूस करा गया। और इस पूरे को क्या बोला गया, जो पूरा फेनोमेना होता है इसको बोला गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और हमको पता है कि भाई नेचर्स लव सिमेट्री, यानी अगर ए से बी होता है तो बी से भी ए होगा, है ना, होगा। तो इस चीज पे जितने भी साइंटिस्ट हैं, यानी 18वीं शताब्दी के जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी फिजिस्ट थे, उन्होंने काफी रिसर्च करा, काफी उन्होंने स्ट्रगल करा, और फाइनली जो है दो साइंटिस्ट, एक थे माइकल फाराडे जो कि इंग्लैंड के थे, है ना, माइकल फाराडे थे जो इंग्लैंड के थे, और जोसेफ हेनरी, है ना, और जो थे आपके जोसेफ हेनरी जो यूएसए के थे। ये दोनों लोग जो होते हैं सक्सीड होते हैं। उन्होंने देखिए उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे, है ना, क्यों लगे हुए थे, क्योंकि सबको जो है इसका रिवर्स
पता करना था कि भाई क्या पॉसिबल है, अगर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कराना, प्रोड्यूस कराना पॉसिबल है। तो इस प्रश्न पे विवाद चल रहा था, इस प्रश्न का लोग उत्तर खोज रहे थे कि भाई क्या ये तो हो चुका था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था और स्टेट इसको करके दिखा दिया था, लेकिन अब इस पे विवाद चल रहा था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना संभव है। तो काफी इस पर रिसर्च चल रहा था, काफी इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन फाइनली जो है सक्सीड होते हैं, कौन सक्सीड होते हैं, तो माइकल फाराडे जो कि इंग्लैंड के थे और जोसेफ हेनरी जो कहाँ के थे, यूएसए के थे। तो ये दो लोग जो है ये सक्सीड होते हैं, ठीक है। और उन्होंने, है ना, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा, जो इन्होंने जो नया कॉन्सेप्ट खोजा, इस कॉन्सेप्ट का उन्होंने नाम रखा ईएमआई, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा दैट इज ईएमआई, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। यानी इसको अगर सिंपल तरीके से समझा जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो मैग्नेटिक से करंट को जनरेट करना, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करके, आप सिंपल समझो, मैग्नेट से करंट को क्या करना, जनरेट करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। देखो इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा रहा था। इससे पहले क्या था, इलेक्ट्रिक करंट से क्या प्रोड्यूस किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा था। अब क्या है कि भाई जो इन्होंने कौन कौन से, माइकल फाराडे ने एंड जोसेफ हेनरी ने क्या करके दिखाया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से उन्होंने क्या प्रोड्यूस करके दिखाया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करके दिखाया। तो हम लोग बोलते हैं कि जो आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, पहले तो होता क्या है, तो सिंपल सा प्रोसेस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक क्या होता है, एक फेनोमेना होता है जिसके थ्रू, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, कि द फेनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी सिंपल समझो आप कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं ईएमआई, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो प्रोसेस है जस्ट उल्टा है, किसके उल्टा है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट के जस्ट उल्टा है। दैट इज वाई ये जो होता है आपका, इसको हम लोग रिवर्स प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट को समझाने के लिए कि भाई रिवर्स प्रोसेस है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, इसलिए हमने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट का आपको कॉन्सेप्ट समझाया, हमने आपको ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट समझाया, ठीक है। ये मेरा लॉजिक था मैग्नेटिक इफेक्ट को समझाने का। तो सिंपल तरीके से पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ईएमआई क्या होता है, तो आपने बताना है ईएमआई इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जस्ट उसका उल्टा है। होता क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि ईएमआई में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करा जाता है। और लोग इसके बारे में किसने बताया था, तो इसके बारे में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने बताया था। कब बताया था, तो 1820 में बताया था, ठीक है, 1820 में बताया था। और ये जो ईएमआई वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 1830 में आया है ना, ये जो ईएमआई वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका 1830 में आया, ठीक है। देखिए बात ये थी कि सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे, है ना, सारे साइंटिस्ट जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड से, यानी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करें। लेकिन दो लोग सक्सीड होते हैं, माइकल फाराडे सक्सीड होते हैं एंड जोसेफ हेनरी क्या होते हैं, सक्सीड होते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि ये इन्होंने कैसे करा, है कि नहीं। जैसे हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को समझा, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करा था, है ना, एक्सपेरिमेंट करा था। तो किसने एक्सपेरिमेंट करा था, तो ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, जिसको हम लोग हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, या उसको सिंपल तरीके से ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो जब इन्होंने खोजा, यानी माइकल फाराडे ने एंड जोसेफ हेनरी ने जब ये कॉन्सेप्ट खोजा, जब इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया, ठीक है, कॉन्सेप्ट कब खोजा, तो 1830 में खोजा। यानी ये जो कॉन्सेप्ट था, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ईएमआई का जो कॉन्सेप्ट, ये कब आया था, 1830 में आया था, यानी 10 सालों बाद, ठीक है, 10 इयर्स लेटर, यानी 1820 में तो किसका खोज हुआ था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, है ना। जबकि अगर आप रिलेशनशिप देखो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, दोनों सेम एरा में खोज हुए थे, ठीक है। यानी दोनों का जो कॉन्सेप्ट है आपका मैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रिक करंट का, दोनों का एरा सेम था, यानी लगभग 2600 साल पहले, यानी 600 बीसी में, है ना। लेकिन वास्तविकता जो है, यानी जो आपका एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, वो आपका 1820 में आया, और किसके द्वारा आया, तो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के द्वारा आया, है ना। और उसका जस्ट 1830 में जस्ट उसका उल्टा किसने प्रूफ करा, माइकल फाराडे ने और जोसेफ हेनरी ने। तो इन्होंने भी क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट करा, है ना। और उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग जो है
फाराडे एक्सपेरिमेंट या माइकल फाराडे एक्सपेरिमेंट और जोसेफ हेनरी एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। यानी कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट, माइकल फाराडे एक्सपेरिमेंट, हम शॉर्ट में यहाँ पे लिखते हैं फाराडे एक्सपेरिमेंट, है ना। यानी अब हमारा जो टारगेट है, अब हमको समझना है कि फाराडे हेनरी एक्सपेरिमेंट क्या था, यानी किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, है ना, किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा। यानी कौन सा कॉन्सेप्ट, ईएमआई जो कॉन्सेप्ट था, इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने 1830 में परफॉर्म करा था, लेकिन उन्होंने पब्लिक करा था 1831 में, यानी 1831 में उन्होंने पब्लिक करा था। तो जब पब्लिक करा था इन्होंने, तो काफी आलोचनाएं हुई थी। आलोचना स्टैंड फॉर कि काफी क्रिटिसाइज करा था लोगों ने, कि भाई काफी उन्होंने कमेंट करा था कि, जबकि बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे इसी चीज के बारे में, लगे हुए थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी फिजिस्ट थे, सब लगे हुए थे, टारगेट सबका वही था। लेकिन क्योंकि इन दोनों को सक्सेस मिला, इन दोनों ने सक्सीड करा, ठीक है, इन दोनों, यानी जोसेफ हेनरी की बात हम लोग कर रहे हैं और माइकल फाराडे की बात करें, इन दोनों जो थे सक्सीड हुए। लेकिन उसके बावजूद भी काफी क्रिटिसाइज करा गया इन दोनों को, और पूछा जाने लगा कि इसका पर्पज क्या है, मतलब आखिर क्यों आपने इस चीज के बारे में पब्लिक करा, चाहे क्यों एक्सपेरिमेंट करके ये चीज आपने दुनिया के सामने लाई। तो उन्होंने सारे प्रश्नों का एक सिंपल सा उत्तर दिया, सारे प्रश्नों का उन्होंने एक सिंपल सा उत्तर दिया, दैट इज, उन्होंने कहा कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, यानी जो नवजात बच्चे हैं उसका पर्पज क्या है ना। तो और इस उत्तर के बाद जितने भी साइंटिस्ट थे जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो भी फिजिक्स थे उस समय के, जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक है, उनको एक तरह से अच्छा खासा जवाब मिल गया। और जवाब अगर देखा जाए आज के डेट में भी, तो ये जो टॉपिक है आपका, इसका दोनों इंपॉर्टेंस है। यानी इसका थियोरेटिकल भी इंपॉर्टेंस है और इसका प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंस है। अगर ये ना रहे कॉन्सेप्ट, अगर ये ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो जनरेटर नहीं होता हमारे आसपास, जनरेटर नहीं होता। और जब जनरेटर नहीं होता तो बिजली उत्पन्न नहीं होती, है कि नहीं। हम बहुत सारे डिवाइसेज है, ट्रांसफार्मर नहीं होता, है कि नहीं। तो आप खुद सोचो, बिजली ही नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होता, और जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होता तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो अंधेरे में होता। तो इसका जवाब मिला, बाद में मिला, ठीक है, बाद में दिया उन्होंने। और उन्होंने, उनका एक सिंपल सा स्टेटमेंट था, उन्होंने एक यही आंसर दिया एक तरह से सबका, जो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उनका एक सिंपल सा आंसर दिया था उन्होंने, कि भाई व्हाट इज द पर्पज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, आखिर नवजात बच्चों, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनका पर्पज क्या है कि नहीं। चलिए, तो हो गई बात थोड़ा सा। अब हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने किस बेसिस पर इस चीज को बताया कि भाई आपका जो है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करेगा तो उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो किस बेसिस पर बताया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो था, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट करा था, जिसको हम लोग ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग जो है फाराडे हेनरी एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आपका 1830 में करा गया था, और यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट करे थे उन्होंने, यानी दोनों ने मिलके 3 एक्सपेरिमेंट करे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से वन बाई वन करके हम लोग तीनों एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, फिर हम लोग जो है इसका, उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या था कि सबसे पहले उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक कॉइल लिया था। कॉइल समझते हैं ना, कॉइल इस प्रकार का, मान लीजिए कॉइल लिया गया था और कॉइल में बहुत सारे टर्न्स थे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या करता है, कॉइल लिया था और उस कॉइल को उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया था, है ना। अब गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर, अब समझिएगा ध्यान से, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर सिंपल तरीके से अगर समझा जाए तो एक ऐसा डिवाइस होता है जो बताता है कि किसी भी सर्किट में करंट है कि नहीं है। यानी सिंपल तरीके से अगर इसको डिफाइन करा जाए, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, जो पता करता है कि भाई किसी भी सर्किट में करंट है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर करंट होगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, यानी जो गैल्वेनोमीटर का जो ये निडल है ये डिफ्लेक्ट करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने कॉइल लिया, है ना, और इस कॉइल में बहुत सारे टर्न्स है, एक टर्न नहीं बहुत सारे टर्न्स है, और यहाँ पे उन्होंने एक मैग्नेट लिया, है ना, और ये जो मैग्नेट उन्होंने लिया, ये बार मैग्नेट था, ठीक है। उन्होंने जो मैग्नेट लिया, उस वो जो मैग्नेट था वो क्या था, बार मैग्नेट था, ठीक है। अब देखिए, बार मैग्नेट होगा तो ऑब्वियस है, कोई भी मैग्नेट हो, बार मैग्नेट हो या हॉर्सशू मैग्नेट हो या कोई भी मैग्नेट हो, 2 पोल्स होते हैं ना आपके, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा कौन सा पोल होता है, साउथ पोल होता है ना। एक 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, दूसरा क्या है, साउथ पोल, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, केस 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। केस 1 यानी जब आपका मैग्नेट रेस्ट में था, है ना, जब मैग्नेट क्या था आपका, रेस्ट में था, तो इस निडल में, यानी जो गैल्वेनोमीटर का जो निडल, ये वाला निडल की बात करें, इस निडल की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। केस 1 की हम लोग बात करें कि जब आपका मैग्नेट जो था वो किस में था, रेस्ट में था, यानी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, दोनों रेस्ट में थे। यानी जब का ये जो कॉइल है आपका, ये जो यहाँ पे आप लिखते थे कॉइल,
ठीक है, कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स, कॉइल जो है आपका और ये आपका हो गया बार मैग्नेट। जब दोनों रेस्ट में थे तो किसी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, यानी इस कॉइल ये जो निडल है ना गैल्वेनोमीटर का, इसमें किसी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, अभी देखिए अब क्या करा गया, ये जो कॉइल है ना, सॉरी ये जो आपका बार मैग्नेट है ना, इसको मूव कराया जाने लगा किधर, टुवर्ड्स कॉइल। ठीक है, अब क्या किया जाने लगा कि जो बार मैग्नेट को है ना, ये जो बार मैग्नेट है इसको मूव कराया जाने लगा है ना, बार मैग्नेट का कराया जाने लगा, मूव कराया जाने लगा किधर, मूव कराया जाने लगा टुवर्ड्स कॉइल। ठीक है, यानी बार मैग्नेट को मूव कराया गया किधर, मूव कराया गया टुवर्ड्स कॉइल। तो जैसे ही मूव कराया जाने लगा, यानी जैसे हम लोग मूव करा, मतलब बार मैग्नेट जो था इसको मूव कराया गया, तो वैसे ही देखा गया क्या कि भाई इसमें डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया, यानी ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे क्या करा गया, नॉर्थ पोल जो है आपका इसको मूव कराया गया किधर, कॉइल की तरफ, तो इसमें जो है आपका निडल जो है डिफ्लेक्ट करने लगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या किया गया कि निकाला गया इसको, एक बार तो मतलब इंसर्ट करा गया, मान लो उसको, एक बार उसको अंदर डाला गया, अंदर की तरफ ले गया, दूसरी बार क्या किया गया, इसको बाहर की तरफ निकाला गया। ठीक है, मतलब उसको बाहर की तरफ निकाला गया, यानी एक बार नॉर्थ पोल अंदर की तरफ जा रहा था, अब क्या किया गया, नॉर्थ पोल को बाहर की तरफ निकाला गया। अब ऐसे समझो कि मैग्नेट को उधर की तरफ धकेला गया, पुश किया गया, एक बार पुल किया गया, एक बार इधर पुश किया गया था, मान लो इधर की तरफ पुश किया गया था, और इधर से इधर की तरफ मान लो कि पुल किया गया था। ऑल ओके, तो यहां भी डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, जैसे मैग्नेट को एक बार जब मूव कराया गया किधर, टुवर्ड्स कॉइल, और इस बार मैग्नेट को क्या कराया जा रहा है, मूव कराया जा रहा है, लेकिन अवे फ्रॉम द कॉइल। इस पहले केस 2 में क्या था कि टुवर्ड्स द कॉइल, इस बार भी मैग्नेट को क्या कराया जा रहा है, मूव कराया जा रहा है, लेकिन कहां, अवे फ्रॉम द कॉइल, है ना, अवे फ्रॉम द, कहां से, कॉइल से मूव कराया जा रहा है। तब भी क्या हो रहा है आपका, तब भी वहां पे आपका क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तभी वहां पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसका जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट है, यानी जब मैग्नेट को मूव कराया गया कॉइल की तरफ तब डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन अलग था, मान लो कि तब डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन अलग था। ठीक है, और जैसे उसको मूव कराया गया, लेकिन अवे फ्रॉम द कॉइल जैसे मूव कराया जाने लगा, तब जो है उसका जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन था वो अपोजिट था। आ रही बात समझ में, मतलब इसको समझो सिंपल तरीके से, अगर इधर की तरफ ले रहे थे हम लोग तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन अलग था, जैसे इसको इधर करा गया तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या था, अलग था, यानी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन जो था वो डिफरेंट हो रहे थे। ठीक है, वो डिफरेंट हो रहे थे। अब डायरेक्शन के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम लोग जो है लेंज लॉ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी हम लोग केवल एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। तो पहला केस क्या था कि भाई आपका ऑब्जेक्ट किसमें था, रेस्ट में था, ऑब्जेक्ट नहीं यानी जो आपका मैग्नेट था वो रेस्ट में था, ये दोनों रेस्ट में थे, तो रेस्ट में था तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। सेकंड क्या निकला कि भाई बार मैग्नेट जब मूव करा, किधर मूव करा, टुवर्ड्स कॉइल, तो डिफ्लेक्शन होने लगा। जब उसको फिर मूव कराया गया लेकिन अवे फ्रॉम द कॉइल, तो यहां भी क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन हो रहा है जस्ट अपोजिट हो रहा है, उसके अपोजिट हो रहा है, यानी जब इधर कराया गया तो डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में हो रहा था, जब उसको अवे फ्रॉम द कॉइल कराया गया तभी डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा था, जस्ट अपोजिट हो रहा था। ये कहने का मेरा मतलब। ऑल ओके, चलो अब पॉइंट नंबर 4 देखो आप, ये 3 पॉइंट उम्मीद आपको समझ आया होगा। अभी देखो अब पॉइंट नंबर 4 क्या है कि भाई अब थोड़ा सा तेज घुमाया गया इसको, मतलब तेज जो है ना इसका स्पीड बढ़ा दिया गया, ये जो मूवमेंट था ना, ये जो मूवमेंट का जो स्पीड है ना इसको तेज किया गया, यानी यहाँ जो है जो मूवमेंट है ना उसको तेज करा गया। तो जैसे मूवमेंट को तेज करा गया, मतलब तेजी से अंदर, तेजी से बाहर, तेजी से अंदर, तेजी से बाहर करा गया, तो जो डिफ्लेक्शन था इसका और ज्यादा बढ़ गया, यानी मोर वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी से उसको इंसर्ट किया जा रहा था, जितना उसको वेलोसिटी से उसको एग्जिट किया जा रहा था, तो उतना जितना मूवमेंट हो रहा था, जितना तेजी से मूवमेंट हो रहा था, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा था। ऑल ओके, 4 पॉइंट समझ आ गई बात। अच्छा देखो पांचों पॉइंट, जैसे ही मैग्नेट को रोका गया, जैसे ये जो मूवमेंट है, जैसे रोका गया मूवमेंट को, जैसे मूवमेंट को रोका गया तो वैसे ही आपका डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, रुक गया। आ रही बात समझ में, डिफ्लेक्शन भी खत्म हो गया, डिफ्लेक्शन भी एकदम रुक गया, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। और ओके, ये तो हो गई बात, एक्सपेरिमेंट की बात हो गई। अब कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट को समझ लिया कि एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा था। अब देखिए कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या था, तो कंक्लूजन सिंपल तरीके से देखा जाए तो कंक्लूजन ये है कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, तो जब भी आपका इन दोनों में से, इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है ना, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, जब भी इन दोनों के बीच में आपका है ना, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, जब भी इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन स्टैंड फॉर इसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है या इसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है ना, तो ये भी करके देखा गया था एक बार इसको। अब ये तो हो गई, लिख लेते फिर आपको समझाते। तो व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, किसके बीच में, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन, दो यहाँ पे था, एक कॉइल था आपका एंड मैग्नेट, है ना, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, देन इस कॉइल में आपका करंट इंड्यूस हो रहा था, देन करंट गेट इंड्यूस इन द कॉइल। आ रही बात समझ में, तब जो है आपका करंट गेट इंड्यूस इन द कॉइल, यानी वो जो कॉइल था ना उसमें करंट आ जा रहा था,
करंट गेट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या करा था, इस मैग्नेट को, जो बार मैग्नेट था, इसको हमने अंदर करा, बाहर करा, अंदर करा, बाहर करा। ठीक है, अच्छा सेकंड में क्या करा गया कि भाई ये जो कॉइल था ना, इस बार क्या करा गया, इस बार क्या करा गया कि जो हमारा मैग्नेट था उसको रेस्ट में कर दिया गया। अरे बात समझ में, जो मैग्नेट था उसको क्या कर दिया गया, रेस्ट में कर दिया गया, और जो कॉइल था ना आपका उसको मूव करना स्टार्ट कर दिया गया। यानी देखो आप ऐसे, ये आपका क्या था, मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, इसको रेस्ट में रख दिया गया, इसको कोई चेंज नहीं करा गया। लेकिन इस बार क्या करा गया, ये जो कॉइल था ना आपका, ये जो कॉइल था जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, इस कॉइल को एक बार मूव कराया कराया गया टुवर्ड्स मैग्नेट, या फिर मतलब वही कॉन्सेप्ट, एक बार इसको, ये जो कॉइल है आपका, ये जो कॉइल था ना आपका, इसको एक बार ले गया गया मैग्नेट के पास, फिर उससे दूर करा गया, फिर ले गया गया, फिर उससे दूर किया गया, यानी इसको मूव कराया गया। अरे बात समझ में, इसको भी क्या कराया गया, मूव कराया गया। तो जब इसको मूव कराया गया तो वही कॉन्सेप्ट हो रहा था, वही चीजें हो रही थी जो इसके साथ हो रही थी। जब हमने इसको रेस्ट में रखा था, जब हमने इसको जब मूव करा रहे थे, तो जो चीजें हो रही थी ठीक वही यहाँ पे भी हो रहा था। यानी जब इसको रेस्ट में रखा गया और जब इसको मूव कराया गया तभी वही चीज हो रहा था। यानी जब जब भी इस कॉइल को, जब रेस्ट में कॉइल था और जब ये दोनों रेस्ट में था, तो नो डिफ्लेक्शन। जैसे इसको मूव कराया गया, यानी कॉइल को मूव कराया गया, किधर मूव कराया गया, इस मैग्नेट की तरफ, तब इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था। जैसे इसको दूर किया गया तब इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है जस्ट अपोजिट हो रहा था। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन हो रहा था वो क्या हो रहा था, जस्ट अपोजिट। जैसे इसका स्पीड बढ़ाया गया, इसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होने लगा। ठीक है, जैसे जैसे स्पीड कम किया गया, इसका इसमें डिफ्लेक्शन का स्पीड, डिफ्लेक्शन आपका धीरे धीरे होने लगा। जैसे इसको रोका गया तो वही चीज हो गया, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। यानी सिंपल सी बात, कंक्लूजन ये निकाला गया कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, यहाँ पे देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या होगा, आपका रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन स्टैंड फॉर, एक बार इसको रेस्ट में रखो, इसको मूव करो, एक बार इसको रेस्ट में रखो, इसको मूव करो, दैट इज रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो इस कॉइल में, ये जो कॉइल था ना हमारा, इसमें करंट आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा। आ रही बात समझ में। और ये जो करंट है, इसमें जो करंट आया, इस करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये जो करंट आया ना, इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इंड्यूस्ड करंट क्या होता है। तो सिंपल तरीके से आप बता सकते हो कि मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड से, सिंपल तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से, है ना, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट उत्पन्न होता है, जो करंट प्रोड्यूस करा जाता है, उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। या उसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ईएमआई के थ्रू, है ना, जो ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ईएमआई के थ्रू जो करंट उत्पन्न होता है, जो करंट प्रोड्यूस किया जाता है, उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अगर इसका आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा, तो इसका जो डायरेक्शन है, एक रूल आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू इसका डायरेक्शन पता कर सकते हो कि भाई इसका एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होता है ना। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू इसका आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद आपको इंड्यूस्ड करंट समझ आ गया होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ईएमआई जो होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए, ये तो होगी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया, अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की। सबसे पहले क्या करा गया, एक कॉइल लिया गया, है ना, एक कॉइल लिया गया था आपका, ये हमारे पास हमने एक कॉइल ले लिया, और ये हो गया इसका गैल्वेनोमीटर हो गया, कॉइल में गैल्वेनोमीटर लग गया। अब की बार क्या गया, यानी सेकंड केस में क्या करा, यानी सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया, जो बार मैग्नेट था ना उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसको जो है एक करंट कैरिंग कॉइल से रिप्लेस कर दिया गया है। आ रही बात समझ में। यहाँ जो है आपका एक, यहाँ पे हमने थोड़ा सा डायग्राम काफी गंदा बन गया है, डायग्राम को हम फिर से बना देते हैं। आप समझदार, डायग्राम पे नहीं जाना, आपने मेनली कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो इस बार जो था ये आपका एक सिंपल सा कॉइल हो गया, है ना, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, पता करता है कि भाई उसमें करंट है कि नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी एक कॉइल लिया गया, और इस कॉइल को किससे कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। यानी इसको आप बोल सकते हो ये करंट कैरिंग कॉइल है, क्योंकि इसमें बैटरी लगा हुआ है तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं करंट कैरिंग कॉइल, है ना। ये जो कॉइल है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं करंट कैरिंग कॉइल। और ओके यहाँ तक। अभी देखो अब क्या हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट 2 में हो क्या रहा है वो समझो आप पहले। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 में क्या करा गया, एक्सपेरिमेंट 1 में क्या था, यहाँ पे मैग्नेट था, यानी कौन सा मैग्नेट था, बार मैग्नेट था। तो यहाँ पे क्या करा गया, इस बार मैग्नेट को इस कॉइल से, यानी जो करंट कैरिंग कॉइल है, इससे रिप्लेस कर दिया गया, है ना। ये जो बार मैग्नेट था आपका, है ना, जो उस बार मैग्नेट को किससे रिप्लेस कर दिया गया, करंट कैरिंग कॉइल से क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। यानी ऐसा कॉइल जिसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ना, लगातार उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे कर से क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। यानी ये जो है आपका कौन सा कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल। ऑल ओके। अभी देखो अब हो क्या रहा है, तो
अब क्या हो रहा है कि ये जो आपका ये जो यहाँ भी एक कॉइल है, तो इसमें लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसको सिंपल किससे कनेक्ट करा गया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करा गया है। और यहाँ भी एक कॉइल है लेकिन इसको बैटरी से कनेक्ट करा गया है ना, ये आपका क्या होता है बैटरी, इसको बैटरी से कनेक्ट करा गया है, लेकिन इसमें करंट बैटरी से कनेक्ट है तो ऑब्वियस है कि भाई उसमें क्या होगा आपका, जब बैटरी से कनेक्ट है तो उसमें करंट जा रहा होगा। चलिए, तो क्या करा गया कि इस कॉइल को, यानी जो आपका, इसको हम लोग मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2। ठीक है, समझने के लिए आपको C1 और C2 मान लेते हैं। तो एक बार क्या करा गया, C1 को ले गया, C1 को ले गया किसके पास, C2 के पास। ठीक है, तो अब भी इसमें क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था। फिर जैसे ये C1 को ले गया C2 के पास, है ना, तो इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन होने लगा। फिर जैसे ही C1 को वापस लाया गया तब भी क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन हो रहा था। जब C1 रेस्ट में था तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, जब C1 आपका, आप ऐसे समझो, आपका जब C1 रेस्ट में था तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। जैसे C1 को क्या करा गया, ले जाया गया, किधर ले जाया गया C2 की तरफ, तब इसमें ये जो नीडल है ना, इसमें डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब उसको पीछे की तरफ ले गया, मतलब जब मान लो इसको, अब जब हमने पुश करा, ठीक है, तब डिफ्लेक्शन होने लगा। जब हमने पुश पुल करा तब भी इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था। स्पीड बढ़ाया तब भी डिफ्लेक्शन होने लगा, है ना, तब भी क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन होने लगा। आ रही बात समझ? अच्छा, लेकिन डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो रहा था, ये आपने ध्यान में रखना है। जो डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन था ना, वो क्या हो रहा था आपका, अपोजिट हो रहा था। यानी जब हम लोग ने इसको इधर कर रहा था, जब हमने इसको C1 को हम लोग जब C2 की तरफ ले जा रहे थे, तब डायरेक्शन अलग था। जब हम लोग उसको दूर ले जा रहे थे, यानी C1 को जब हम लोग क्या कर रहे थे, दूर ले जा रहे थे C2 से, तब डायरेक्शन अपोजिट था। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो कंक्लूजन क्या निकला वो समझो आप। ये तो हमने समझ लिया कि भाई होता क्या है। अच्छा, ये तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे किया क्या गया कि ये जो आपका कॉइल था, ये जो पहले आपका बार मैग्नेट था, है ना, बार मैग्नेट था, उसको एक तरह से क्या करा गया, रिप्लेस कर दिया गया, है ना। किससे रिप्लेस कर दिया गया, तो करंट कैरिंग कॉइल से क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। आ रही बात समझ में? तो कंक्लूजन ये निकला, है ना, कंक्लूजन ये निकला कि एक करंट कैरिंग कॉइल जो है आपका, है ना, एक करंट कैरिंग कॉइल जो है, ठीक है, इसके चलते भी, एक करंट कैरिंग कॉइल के चलते भी करंट जो है आपका, इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो सकता है ना, इस कॉइल में क्या हो सकता है, करंट इंड्यूस हो सकता है ना। और ये जो करंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट बोलेंगे। अरे बात समझ में? ये जो करंट है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद आपको ये बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आया तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको समझ नहीं आया, दो कॉइल था, एक में करंट जा रहा, एक में करंट था, इसमें करंट नहीं था, इसको हमने गैल्वेनोमीटर से करंट करा था, हम लोग उसको बार बार इधर, एक बार इधर ले गए तो डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट, इधर लेके आए तभी डिफ्लेक्शन स्टार्ट। लेकिन जब दोनों का जो डायरेक्शन अगर देखोगे तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन अपोजिट था। ठीक है, जब दोनों ये रेस्ट में था तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। जैसे हमने इसको मूव कराना स्टार्ट कर दिया, इसमें डायरेक्शन डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। जैसे रेस्ट में आया, फिर से स्पीड हमने बढ़ाया, इसका जो वेलोसिटी है ना, मान लो कि इसका हमने वेलोसिटी बढ़ा दिया, वेलोसिटी स्टैंड फॉर, जब इसको तेज ले गया, जब इसका जब धीरे ले गए, तब इसमें जो डिफ्लेक्शन था ना वो और बढ़ गया। ठीक है, यानी वेलोसिटी से भी अंतर पड़ रहा था। वेलोसिटी स्टैंड फॉर इसका स्पीड, इसको C1 को C2 की तरफ ले जाने का जो स्पीड है, या उससे दूर ले जाने का जो स्पीड है ना, उसको वहां पे बोल रहे हैं वेलोसिटी। अच्छा, ये तो हो गई बात। एक बार और करा गया, उन्होंने करके दिखाया कि भाई एक बार इन्होंने इसको रेस्ट में रख दिया, यानी जो C1 था ना उसको रेस्ट में उन्होंने रख दिया। सारी बात समझ में? C1 को उन्होंने क्या कर दिया, रेस्ट में रख दिया, और C2 को, है ना, C2 को वो क्या कर रहे हैं, C2 को C1 की तरफ ले जा रहे हैं। यानी ये जो है ना हमारा C2 है ना, यानी करंट कैरिंग कॉइल जो है ना, इसको क्या करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो C1 की तरफ ले जा रहे हैं, फिर वापस ला रहे हैं, फिर ले जा रहे हैं, फिर वापस लेके आ रहे हैं। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, कि भाई वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन, कहाँ कहाँ, कॉइल एंड करंट कैरिंग कॉइल। अभी तक क्या था, मैग्नेट था और एक कॉइल था, है ना। अभी तक क्या था, मैग्नेट था और क्या था, कॉइल था। अब क्या है, इसको हम लोग समराइज करें अगर सिंपल तरीके से, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या था हमारा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में था हमारे पास एक कॉइल था और एक क्या था हमारे पास, बार मैग्नेट था। ठीक है, हमारे पास बार मैग्नेट था। तो जब भी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, रिलेटिव मोशन हो रहा था, है ना, जब भी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा था, रिलेटिव मोशन स्टैंड फॉर एक को रेस्ट में रखो, दूसरे को मूव करो, ठीक है, तब करंट आपका इंड्यूस हो रहा था, है ना। यानी जो है करंट आपका क्या हो रहा था, इंड्यूस्ड हो रहा था। और इस करंट को हम लोग क्या, कौन सा करंट बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या था आपका, कि हमने क्या कर दिया, कॉइल 1 को तो सेम रखा, लेकिन ये जो हमारा था ना, ये जो बार मैग्नेट था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया करंट कैरिंग कॉइल से, हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जब हमने रिप्लेस कर, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे रिलेटिव मोशन करके देखा, मतलब रिलेटिव मोशन स्टैंड फॉर, एक बार इसको रेस्ट में रखा, इसको मूव कराया, एक बार इसको हमने रेस्ट में रखा, इसको मूव करके दिखाया, है ना। तो रिलेटिव मोशन यहाँ भी करके दिखाया। तो जब भी रिलेटिव मोशन हो रहा था किसके बीच में, कॉइल के बीच में, ठीक है, और करंट कैरिंग कॉइल के बीच में, तो यहां भी क्या होता है, इस कॉइल में,
क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी करंट था ना। तो इस कॉइल में क्या हो रहा था, करंट इंड्यूस हो रहा था, यानी यहाँ भी क्या हो रहा था, करंट आपका इंड्यूस्ड हो रहा था, और यहाँ भी जो करंट आएगा उसको मैं क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। यानी अभी तक का ये कंक्लूजन निकल के आया, यानी दोनों एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकल के आया कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, यानी रिलेटिव मोशन जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, किसके लिए, ईएमआई के लिए। ठीक है, ईएमआई। और ईएमआई क्या होता है, आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ईएमआई, और जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। और इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू हम लोग इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अभी तक ये क्लियर हो रहा था कि भाई रिलेटिव मोशन, अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो आपका इंड्यूस करंट नहीं होगा। लेकिन इस चीज को भी गलत कर दिया गया, इस चीज को भी दोनों ने खुद गलत साबित करा, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से समझेंगे। ठीक है, अभी देखो, अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या था वो आप अच्छे से समझिएगा। फिर से उन्होंने क्या करा, एक कॉइल लिया है ना, एक सिंपल सा कॉइल लिया, और इस कॉइल को उन्होंने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, है ना, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। और यहां से उन्होंने एक और कॉइल लिया, लेकिन इस कॉइल को उन्होंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और उन्होंने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। अब इसको स्विच मान लो, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, स्विच लगा दिया, स्विच से कनेक्ट कर दिया। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया स्विच, है ना, उन्होंने एक तरह से स्विच से कनेक्ट कर दिया। ऑल ओके। अच्छा देखिए, अभी तक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या था कि भाई रिलेटिव मोशन, यानी अभी तक ये समझ आ गया था कि रिलेटिव मोशन कंपलसरी है, कि अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो आपका करंट इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है ना, इन दोनों कॉन्सेप्ट को वायलेट कर देगा, कि मतलब वायलेट कर देगा स्टैंड फॉर ये, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ये समझेंगे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है। रिलेटिव मोशन के अलावा भी बहुत सारे वैसे तरीके हैं, रिलेटिव मोशन के अलावा भी बहुत सारे वैसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉइल में करंट इंड्यूस करा सकते हैं या कर सकते हैं। वो देखो क्या है, सबसे पहले क्या था, ये हमारे पास क्या है, एक कॉइल है, ये भी कॉइल है ना, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ, बैटरी। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करा गया, स्विच आपका ऑफ था, है ना, स्विच जो था आपका ये ऑफ था, मैंने स्विच को प्रेस नहीं किया गया, स्विच आपका मान लो कि ऑफ है। ऑल ओके। तो स्विच ऑफ है तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, यानी ये जो हमारा था, क्या चीज था हमारा, ये जो निडल हमारा है, नो डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्विच ऑफ था हमारा तो नो डिफ्लेक्शन, सिंपल सी बात है। ठीक है, स्विच ऑफ है हाँ, तो हमारा नो डिफ्लेक्शन। ऑल ओके। अब देखिए केस 2 की बात हो रही है। अब क्या करा गया कि लगातार इसको उन्होंने प्रेस कर दिया, है ना, कंटिन्यूसली इसको प्रेस कर दिया, यानी स्विच ऑन को, मतलब स्विच को लगातार उन्होंने प्रेस कर दिया, लगातार दबाए रखा। ठीक है, स्विच ऑन किया लेकिन लगातार दबाए रखा, यानी कंटिन्यूसली उन्होंने क्या करा, स्विच प्रेस करा एक तरह से, है ना, कंटिन्यूसली उन्होंने क्या करा, प्रेस करा, किसको प्रेस करा, स्विच को प्रेस करा। तब भी आपका नो डिफ्लेक्शन, तभी अभी आपका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। फिर से केस 1 क्या था आपका, कि स्विच ऑफ था, कोई यहाँ पे स्विच ऑफ था भाई, तो करंट है ही नहीं, तो करंट है ही नहीं तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो ये तो क्लियर कट है। सेकंड उन्होंने क्या करा भाई, लगातार उन्होंने स्विच को दबाए रखा, है ना, स्विच को उन्होंने प्रेस किया, लगातार कंटिन्यूसली प्रेस करा। तो जब उन्होंने कंटिन्यूसली प्रेस करा, अच्छा इसको देखो ये है क्या, इसको आप बोलो टैपिंग की है यार। ठीक है, कभी प्रेस करें रिलीज करें तो ये हमारा टैपिंग की है, इसको ऐसे समझ लो आप, टैपिंग की है। ठीक है, तो सेकंड केस में उन्होंने क्या करा, जो हमारा जो की था उसको उन्होंने लगातार प्रेस करा, कंटिन्यूसली उन्होंने प्रेस। तो जब उन्होंने लगातार प्रेस करा तब भी क्या हो रहा था, नो डिफ्लेक्शन हो रहा था, यानी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। और ओके, तब उन्होंने क्या करा, थोड़ा छोड़ा, यानी उन्होंने क्या करा, रिलीज करा थे। थर्ड स्टेप को समझिएगा, उन्होंने क्या करा, रिलीज करा, यानी किसको रिलीज करा, उन्होंने ये जो कंटिन्यूसली जो प्रेस किए हुए थे ना स्विच को, की को, आप की बोलो या स्विच बोलो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो, तो उसको उन्होंने क्या करा, रिलीज करा। तो जैसे उन्होंने रिलीज करा तो उनको हल्का सा, यानी मोमेंटरली उनको डिफ्लेक्शन दिखा, है ना, उनको जो है हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखा। और ये बात समझ में, उनको जो है हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखा। तब उन्होंने क्या डिसाइड करा, तब उन्होंने ये नोटिस करा क्या, कि अगर हम लोग लगातार प्रेस करेंगे रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे रिलीज करेंगे, है ना, जैसे अब उन्होंने ये नोटिस करा कि अगर लगातार हम लोग प्रेस करें रिलीज करें, मतलब लगातार नहीं, या मतलब प्रेस रिलीज दबा रहे छोड़ रहे, दबा रहे छोड़ रहे, तब जो है इसमें करंट आ रहा है, यानी तब जो है यहाँ पे ये जो हमारा कॉइल है ना, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी उसमें जो है हमारा नॉट कॉइल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, हमारा जो निडल है ना उसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। आ रही बात समझ में, निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी जो कॉइल है आपका उसमें करंट जो है आपका इंड्यूस्ड हो रहा है। यानी थर्ड कॉन्सेप्ट को अगर समराइज करा जाए, है ना, जो एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड है हमारा, इसको अगर समराइज करा जाए तो सिंपल तरीके से, कि इस बार उन्होंने क्या करा था, इन्होंने इस बार देखो पहले वाले में क्या क्या था, हमारा बार मैग्नेट था, क्योंकि कॉइल तो तीनों में सेम था, है ना। फिर बार मैग्नेट को उन्होंने किससे रिप्लेस करा था, तो सीसीसी से, सीसीसी स्टैंड फॉर करंट कैरिंग कॉइल से उन्होंने रिप्लेस करा। इस बार उन्होंने क्या कर दिया, इसको भी रिप्लेस कर दिया कॉइल विथ टैपिंग की, है ना, कॉइल विथ टैपिंग की। तो इन्होंने इस बार क्या करा था, कॉइल था ना उसको टैपिंग की से उन्होंने रिप्लेस कर दिया था। अरे बात समझ में, कॉइल को टैपिंग की से रिप्लेस कर दिया था।
ठीक है। तो क्या था, लगातार अगर वो प्रेस किए लगातार कंटिन्यूसली अगर वो लगातार प्रेस किए रह रहे थे, ठीक है, तो नो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर लगातार रिलीज भी कर रहे थे तो अगर कंटिन्यूसली रिलीज भी कर रहे थे, मतलब स्विच ऑन ऑफ था, तब भी नो डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर लगातार वो क्या कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे, फिर प्रेस रिलीज, फिर प्रेस रिलीज कर रहे थे, तब जो है उस कॉइल में क्या हो रहा था, आपका करंट इंड्यूज हो रहा था, है ना। यानी उस कॉइल में क्या हो रहा था, इंड्यूज हो रहा था। क्या चीज इंड्यूज हो रहा था, करंट इंड्यूज हो रहा था। आ रही बात समझ में? तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाल के दिखाया कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है, यानी रिलेटिव मोशन जरूरी नहीं है ना। रिलेटिव मोशन के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू किसी भी कॉइल में करंट इंड्यूज कराया जा सकता है ना, जिसके थ्रू करंट जो है इंड्यूज कराया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एट लास्ट उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और करा, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि इसी कॉन्सेप्ट में जो उन्होंने ये लिया था आपका, ये हमारा कॉइल जो था ना, ये कॉइल था, इस पे कैसे कनेक्टेड था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था, और यहाँ जो कॉइल था उसको उन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया था, बैटरी तो था ही, लेकिन बैटरी के साथ साथ टैपिंग की था, है ना। बैटरी के साथ कैसी था, आपका टैपिंग की था, ये मान लो आपका टैपिंग की है। तो सडनली उन्होंने क्या करा, ये जो आपका टैपिंग की है ना, ये जो आपका क्या चाहिए टैपिंग की है, इसमें उन्होंने क्या कर दिया, एक रड को इंसर्ट कर दिया। एक सडनली जो है ना, एक उन्होंने क्या कर दिया, रड को इंसर्ट कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने रड को इंसर्ट कर दिया, तो इसमें जो है ना आपका ये जो डिफ्लेक्शन है ना, काफी तेजी से इसमें ड्रामेटिक चेंज आ रहा है, यानी डिफ्लेक्शन आपका तेजी से डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये उन्होंने लास्ट एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो खैर कंक्लूजन ये निकला कि रिलेटिव मोशन के अलावा भी बहुत सारे वैसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को कॉइल में इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी तक हमने आपको 3-4 चीजें जो बताई, सबसे पहले हमने डिस्कस करा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को, हमने डिस्कस करा था, और उम्मीद आपको समझ आया होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, ठीक है। और ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था वो आपको समझ आया होगा। फिर हमने डिस्कस करा कि भाई ईएमआई क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि भाई ईएमआई जो है किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया, यानी हमने जो है फाराडे और हेनरी एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने बात करा, और हमने कंक्लूजन डिसाइड कर लिया कि भाई कंक्लूजन हमने समझ लिया कि इसका कंक्लूजन क्या है, कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, देन करंट गेट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। एक तो ये हो गया, और दूसरा कंक्लूजन ये निकल के आया कि भाई जरूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन ही होगा, और बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को कॉइल में इंड्यूस कर सकते हैं। और जो करंट आता है उस कॉइल में, उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इंड्यूस्ड करंट जो है इसका हम लोग डायरेक्शन जो है निकाल सकते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू। इसका जो डायरेक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चले, ये तो हो गई बात सिंपल सी। अब ये जो तीन जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, इसको उन्होंने क्या कर दिया, लॉ के फॉर्म पे एक्सप्रेस कर दिया, है ना। जो तीन जो उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, उससे जो भी कंक्लूजन निकला उसको उन्होंने क्या कर दिया, लॉ के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, जिसको हम लोग फाराडे लॉ के नाम से जानते हैं। अब फाराडे लॉ को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि फाराडे लॉ के अलावा भी हमको लोग एक और लॉ डिस्कस करना होगा, लेंज लॉ। क्यों लेंज लॉ? क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि हमने डायरेक्शन के बारे में कुछ चर्चा नहीं करा कि डायरेक्शन चेंज हो रहा था, लेकिन डायरेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंज लॉ के थ्रू, ठीक है। और इन दोनों कॉन्सेप्ट को भी समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फाराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट लेंज लॉ, ठीक है।